नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं हिंदी का मॉडल टेस्ट लेकर आई हूँ। इसमें टोटल 30 क्वेश्चन हैं जिन्हें आप सॉल्व कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके कितने सही हो रहे हैं। कल मैंने एसएसटी का मॉडल पेपर अपलोड किया था जिसमें टोटल 60 क्वेश्चन थे, हाई लेवल क्वेश्चन थे। ठीक वैसे ही आज हिंदी में भी वेरी हाई लेवल क्वेश्चन है। इसे हल्के में ना लें और अच्छे से नोटबुक में इसको सॉल्व करें और फिर आंसर कितने आपके सही हो रहे हैं, करेक्ट हो रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बताएं। ओके, तो चलिए देखते हैं। 30 क्वेश्चन है। रीड में लैंग्वेज 2 आती है, एक लैंग्वेज 1 आती है, एक लैंग्वेज 2 आती है। लैंग्वेज 1 में क्वेश्चन रहेंगे 31 से 60 तक। फर्स्ट भाषा चाहे वो कोई सी भी हो सकती है, हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, गुजराती, अंग्रेजी, कुछ भी हो सकती है। ठीक वैसे ही लैंग्वेज 2 में आएगी 61 से 90 तक, यानी कि 90 तक। ये लेवल 1 और लेवल 2 में दोनों ही लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 रहती है। हिंदी कंपलसरी है, सभी लेते हैं, इसलिए इस पेपर को अच्छे से करें। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के उत्तर दीजिए। मैंने मेरे अकॉर्डिंग पेपर तैयार किया है, बहुत ही अच्छा पेपर है। एग्जाम में क्या होता है, गद्यांश आता है, लेकिन गद्यांश से अलग अलग शब्द उठाकर उनका पूछा जाता है, जैसे विलोम, पर्यायवाची, तद्भव, देशज, ये चीज़ें पूछी जाती है। वो बच्चे वाले नहीं आते हैं कि भाई जी जो गद्यांश आया है, पद्यांश आया, उसी में से आंसर ढूंढ के बता दो, ऐसा नहीं होता है। गद्यांश दिया ज़रूर जाता है, लेकिन वो अलग अलग उसमें से शब्द उठा के उनके बारे में पूछा जाता है। तो गद्यांश आप अच्छे से पढ़िए, मैं एक बार रीड कर देती हूँ। कोई भी समाज शून्य में जीवित नहीं रह सकता। उसे अपने लोगों, अपने पशुओं, अपनी जीवन, अपने पेड़ पौधे, अपने कुएं, अपने तालों, अपने खेतों के लिए कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ती है जो समय सिद्ध हो, स्वयं सिद्ध हो। काल की किसी खंड विशेष में समाज के सभी सदस्यों के साथ मिलजुल कर जो व्यवस्था बनती है, उसे फिर सभी सदस्य मिलजुल कर पाल पोस कर बड़ा करते हैं और मजबूत बनाते हैं। अपने ऊपर खुद लगाया हुआ यह अनुशासन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपा जाता है। यह गद्यांश है, इसमें से 5 प्रश्न दिए गए हैं, तो आप उन्हें सोल्व करना है। प्रश्न पहला देखिए। निम्न में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द पूछा है, मजबूत, शून्य, खुद, जमीन। तो इसमें से तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा, बताइए। इसका आंसर होगा बी, यानी कि शून्य जो है एक तत्सम शब्द है। तो इसका तद्भव क्या बनेगा, तद्भव बनेगा इसका सूना। ओके, तो आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा बी। तत्सम क्या होते हैं, जो संस्कृत से डायरेक्ट हिंदी में आए वो तत्सम होते हैं, और थोड़ा बहुत उनका रूप चेंज हुआ है वो तद्भव होते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से विदेशी शब्द हैं। विदेशी शब्द बताना है। खंड, पेड़, तालाब, ये ना नहीं होगा, खुद। तो इसमें से विदेशी शब्द कौन सा है, आंसर होगा डी, खुद जो है एक विदेशी शब्द है। कौन सी कह सकते हैं, कौन सी विदेशी शब्द है, तो ये फारसी भाषा का शब्द है। विदेशी शब्द खुद, यानी कि प्रश्न नंबर 2 का आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 3 देखिए। जमीन का पर्यायवाची नहीं है। ये नहीं शब्द याद रखा करो, कहीं पर नहीं आता है और कहीं पर है आता है, वो ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। जमीन का पर्यायवाची नहीं है, धरती, धरणी, विटप, पृथ्वी। तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी, विटप। विटप जमीन का पर्यायवाची नहीं है, जबकि किसका है ये वृक्ष का पर्यायवाची है। प्रश्न नंबर 3 का आंसर सी। अगला प्रश्न है, जीवित का विलोम है अस्थिर, अजीवित, अजीवंत या मृत। पूछा क्या है, विलोम शब्द पूछा है, तो जीवित का विलोम क्या होता है, मृत। प्रश्न नंबर 4 का आंसर है डी। अगला प्रश्न है, कौन से शब्द में प्रत्यय नहीं है।
वो शब्द बताना है जिसमें प्रत्यय नहीं है। प्रत्यय वो होते हैं जो कि शब्द के पीछे जुड़कर उनका अर्थ बदल देते हैं। सदस्यों, पशुओं, लोगों, पीढ़ी। तो कौन से शब्द में प्रत्यय नहीं है? तो आंसर हो जाएगा इसका डी। डी शब्द में प्रत्यय नहीं है। प्रश्न नंबर 5 का आंसर है डी। ये थे 1 से 5 तक प्रश्न जो कि गद्यांश पर आधारित थे। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। प्रश्न नंबर 6, भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं। प्रेरणा का सिद्धांत, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, और ऑप्शन 4 देखिए डी, उपरोक्त सभी सिद्धांत। तो आंसर क्या होगा इसका? प्रश्न फिर से ध्यान से देखिए। भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं। भाषा शिक्षण ए, प्रेरणा का सिद्धांत, बी, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, सी, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत। ये तीनों ही सिद्धांत भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं। तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका सही होगा, उपरोक्त सभी सिद्धांत। ओके, प्रश्न नंबर 6 का आंसर डी। अगला प्रश्न देखिए, शैक्षिक मूल्यांकन के उद्देश्य होते हैं 5, 3, 8, 4। बताइए, शैक्षिक मूल्यांकन के उद्देश्य कितने होते हैं? तो इसका आंसर होगा बी, 3 उद्देश्य। यानी प्रश्न नंबर 7 का आंसर है बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। शब्द भंडार में वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। शब्द भंडार में वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्या रहेगा? गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, व्याकरण शिक्षण या फिर अलंकार शिक्षण। अलंकार को शिक्षण नहीं होता है, 3 ही शिक्षण होते हैं। तो आंसर दीजिए प्रश्न नंबर 8 का कि अगर शब्द भंडार में वृद्धि करनी है तो ज़्यादा उपयोगी क्या रहेगा? तो 8वें का आंसर होगा सी, व्याकरण शिक्षण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होती है। उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता क्यों होती है? आदिवासी बालकों के लिए, कक्षा स्तर के अनुकूल प्रगति न करने वाले बालकों के लिए, दृष्टि दोष वाले बालकों के लिए या सृजनशील बालकों के लिए। उपचारात्मक शिक्षण, इससे पहले कौन सा शिक्षण होता है? निदानात्मक होता है, समस्या का पता लगाया जाता है। और उपचारात्मक शिक्षण में क्या होता है? उस समस्या को हल किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? यानी प्रश्न नंबर 9 का आंसर हो जाएगा बी, कक्षा स्तर के अनुकूल प्रगति न करने वाले बालकों के लिए उपचारात्मक शिक्षण आवश्यक होता है। तो प्रश्न नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10। निगमन विधि होती है। निगमन विधि होती है सामान्य से विशिष्ट, अमूर्त से मूर्त, विशिष्ट से सामान्य, उपर्युक्त सभी। 10वें का आंसर बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सामान्य से विशिष्ट। यानी कि निगमन विधि सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है। अगला प्रश्न है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है जिसको क्रम वाइज हर्बर्ट पंचपदी विधि के सोपान याद है, वही इसे सोल्व कर पाएगा। प्रश्न नंबर 11 देखिए, हर्बटी पंचपदी के क्रमानुसार सोपान है। प्रस्तावना ए है प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, सामान्यीकरण, प्रयोग, तुलना। बी है प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण, प्रयोग, प्रस्तावना। सी सामान्यीकरण, प्रयोग, तुलना, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण। और डी प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और प्रयोग। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा डी, यानी 11वें का आंसर है डी। पहले प्रस्तावना, फिर प्रस्तुतिकरण, उसके बाद तुलना, फिर सामान्यीकरण, लास्ट में प्रयोग। ये क्रमानुसार पंचपदी विधि के 5 सोपान हैं जो कि हर्बर्ट पंचपदी विधि के हैं। तो प्रश्न नंबर 11 का आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना। यानी कि मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना। ऑप्शन ए हिंदी भाषा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ऑप्शन बी केवल गद्य पाठों के अभ्यास का हिस्सा है। केवल सी व्याकरण का प्रमुख हिस्सा है। या डी भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। तो 12वें का आंसर क्या होगा? 12वें का आंसर होगा डी, भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। यानी कि मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाना है। तो प्रश्न नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न है
प्रश्न नंबर 13, व्याकरण का अर्थ शब्दानुशासन है। यह किसका मत है या इस मत के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि है, अरविंद घोष है, महात्मा गांधी है या फिर विवेकानंद है? प्रश्न नंबर 13 का आंसर बताइए कि व्याकरण का अर्थ शब्दानुशासन है, ये किसने कहा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 13वें का आंसर है ए, पतंजलि। पतंजलि के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, निम्न में से गद्य शिक्षण की विधि है? अभिनय विधि, गीत विधि, अर्थबोध विधि या फिर खंडान्वय विधि? तो आंसर क्या होगा 14 का बताइए। गद्य शिक्षण की विधि पूछी है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी, अर्थबोध विधि गद्य शिक्षण की विधि है। 14 का आंसर क्या है? सी। अभिनय विधि नाटक विधि है या नाटक शिक्षण की विधि है। गीत विधि और खंडान्वय दोनों ही पद्य शिक्षण की विधि है। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न है, ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों को प्रस्तुत किया? ब्लूम ने, सिम्पसन ने, करथवाल ने या उपरोक्त सभी ने? ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों को प्रस्तुत किसने किया है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए, ब्लूम। ब्लूम के द्वारा ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों को प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न है, फिर से यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है और आंसर देने हैं इस गद्यांश के आधार पर 16 से 20 तक की। गद्यांश को अच्छे से पढ़ लीजिए, एक बार मैं रीड कर देती हूँ। साहित्य का आधार जीवन है, इसी नींव का साहित्य की दीवार खड़ी होती है। उसकी अटारियाँ, मीनार और गुम्बद बनते हैं, लेकिन बुनियादी मिट्टी के नीचे दबी पड़ी रहती हैं। उन्हें देखने को भी जी नहीं चाहेगा। जीवन परमात्मा की सृष्टि है, इसलिए अनंत है, अबोध है, अगम्य है। साहित्य मनुष्य की सृष्टि है, इसलिए सुगम है, सुबोध है और मर्यादाओं से परिमित है। जीवन परमात्मा को अपने कार्यों का जवाबदेह है या नहीं हमें मालूम नहीं, लेकिन साहित्य मनुष्य के सामने जवाबदेह है। इसके लिए कानून है जिनसे इधर उधर वह नहीं हो सकता, लेकिन जीवन का उद्देश्य ही आनंद है। मनुष्य जीवन पर्यंत आनंद की खोज में रहता है। किसी को वह रत्न द्रव्य में मिलता है, किसी को भरे पूरे परिवार में, किसी को लंबे चौड़े भवन में, तो किसी को ऐश्वर्य में। लेकिन साहित्य का आनंद इस आनंद से ऊंचा है, इससे पवित्र है। उसका आधार सुंदर में मिलता है। वास्तव में सच्चा आनंद सुंदर और सत्य में मिलता है। उसी आनंद को दर्शाना, वही आनंद उत्पन्न करना साहित्य का उद्देश्य है। ऐश्वर्य या भोग के आनंद में ग्लानि छिपी होती है, उसमें रुचि भी हो सकती है, पश्चाताप भी हो सकता है, पर सुंदर जो आनंद प्राप्त होता है वह अखंड और अमर है। ये पूरा गद्यांश था। इसके आधार पर हमें 16 से 20 तक के आंसर देने हैं। प्रश्न नंबर 16 देखिए, आनंदित। आनंदित शब्द में मूल शब्द है। आनंदित शब्द में मूल शब्द क्या है? आनंद है, आन है, इत है या फिर कोई नहीं? तो आनंदित शब्द में यहाँ दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है कि मूल शब्द क्या है। तो आंसर हो जाएगा 16 का ए, आनंदित में आनंद शब्द मूल है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, अगम्य का तद्भव शब्द पूछा है। अगम्य का तद्भव शब्द है अयादि, अगम, आगे, वृद्धि। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, अगम। अगम्य का तद्भव होता है अगम। अगला प्रश्न है, सुंदर की भाववाचक संज्ञा है सुंदरता, सौंदर्य, उपर्युक्त दोनों या कोई नहीं? सुंदर की भाववाचक संज्ञा दोनों होती है, सुंदरता भी होता है और सौंदर्य भी होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है, यानी 18 का हो जाएगा सी आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, लंबे चौड़े में कौन सा समास है? द्वंद्व है, कर्मधारय है, बहुव्रीहि है या फिर द्विगु है? लंबे चौड़े में कौन सा समास है? तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का ए, द्वंद्व। लंबे चौड़े में योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, द्वंद्व। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, वास्तव में सच्चा आनंद सुंदर और सत्य में मिलता है। वास्तव में सच्चा आनंद सत्य और सुंदर में मिलता है, किस प्रकार का वाक्य है? यानी कि ये मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है, तीनों ही सही हैं। वाक्य को अच्छे से पढ़े उसके बाद आंसर दें। वास्तव में सच्चा आनंद और सत्य में मिलता है।
तो इसका आंसर होगा सी, ये सरल वाक्य सिंपल सेंटेंस है। तो क्वेश्चन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण विधि से संबंधित है। भाषा में बिंब के प्रकार हैं, कितने हैं? 2 है, 1 है, 7 है या 4 है? तो आंसर क्या हो जाएगा? भाषा में बिंब के 4 प्रकार होते हैं, डी इसका आंसर है। अब आप कमेंट सेक्शन में बताना कि बिंब के जो 4 प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं। ओके, ये आपका आज होमवर्क है। 21 नंबर का आपको आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। इसका आंसर हो जाएगा डी, कि कौन कौन से बिंब हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। फिल्म स्ट्रिप्स किस सहायक सामग्री का अंग है? 22 का आंसर बताइए। दृश्य है, दृश्य श्रव्य है या कोई नहीं है? सहायक सामग्री का अंग है, तो आंसर हो जाएगा ए, जो फिल्म स्ट्रिप्स हैं वो दृश्य है, सुन नहीं सकते उसको, सिर्फ देख सकते हैं। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 23। चिड़ियाघर का उपयोग किस शिक्षण विधि में किया जा सकता है? प्रायोजना में किया जाएगा, पर्यटन में, प्रयोग प्रदर्शन में या फिर अन्वेषण में? चिड़ियाघर का उपयोग करना है तो कौन सी विधि में किया जाएगा? तो 23 का आंसर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, पर्यटन विधि, क्षेत्र भ्रमण विधि कह सकते हैं इसे। तो 23 का आंसर क्या है? बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। सर्वप्रथम भाषा प्रयोगशाला का उदय कहाँ से हुआ? ऑप्शन देखिए, इटली, भारत, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका? तो भाषा प्रयोगशाला का सबसे पहले उदय होता है डी, अमेरिका से, यानी 24 प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। बालक में भाषा विकास के साथ साथ भाषा शिक्षण में आवश्यकता होती है, यानी कि भाषा विकास के साथ साथ आवश्यकता और किसकी होगी? परिवर्तन की, सुधार की, स्थिरता की या फिर अनुशासन की? तो 25वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, अनुशासन की। 26वां प्रश्न देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता? प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता अर्थ को सिद्ध करने वाली लोकोक्ति है। यहाँ पर अर्थ दिया गया है और लोकोक्ति बतानी है कि किसको प्रदर्शित करती है। हाथ कंगन को आरसी क्या, हथेली पर सरसों उगाना, सांच को आँच नहीं, उक्त सभी? प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता? तो आंसर हो जाएगा इसका बी, हथेली पर सरसों उगाना। 26 का आंसर है बी। 27 देखिए, व्यवस्था में संधि है, व्यवस्था में संधि है, यण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि या फिर गुण संधि? तो यहाँ पर जो 27 नंबर का प्रश्न है उसका आंसर हो जाएगा ए, यण संधि। इसका संधि विच्छेद कीजिए तो क्या हो जाएगा? वी धन अवस्था, और उससे बना है वी और अ से बनेगा यहाँ पर य। ओके, यानी कि ई और अ से य बनेगा और वह आधा हो जाएगा। तो 27 का आंसर क्या है? ए, यण संधि, यानी कि व्यवस्था में यण संधि है। क्वेश्चन नंबर 28। जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो के लिए एक शब्द होगा। मनन, बेध्यान, मनवा या अनमयस्क? तो आंसर क्या हो जाएगा? जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो, तो आंसर है डी। 28 का आंसर हो जाएगा डी, अन्यमनस्क। 29वां देखिए, राजस्थानी शब्द रोड़ी का अर्थ है गाय की नस्ल, गोबर व कचरे का ढेर, एक उपकरण या ए व सी दोनों सही है। अच्छे से देखिए, यहाँ पे रोड़ी शब्द का अर्थ पूछा गया है कि राजस्थानी शब्द है, गाय की नस्ल है या गोबर व कचरे का ढेर है, एक उपकरण है या ए व सी, यानी कि गाय की नस्ल भी हो सकती है और एक उपकरण भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 29वें का आंसर है बी, गोबर व कचरे का ढेर। अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। साधारण वाक्य में होता है एक उद्देश्य होता है, एक कर्ता होता है, एक उद्देश्य व एक विधेय होता है, एक उद्देश्य व दो विधेय होते हैं। तो साधारण वाक्य में क्या होता है? एक उद्देश्य व एक विधेय होता है। तो 30वें का आंसर हो जाएगा सी। ओके, तो फ्रेंड्स ये टोटल 30 प्रश्न थे। इन्हें करिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपकी कितने सही हो रहे हैं। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि डेली आने वाले मॉडल टेस्ट आपको मिलते रहें। थैंक यू।